हेलो फ्रेंड्स, माँ सरस्वती क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं शिवांश द्विवेदी आप सभी का स्वागत करता हूँ। दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम के लिए कंप्यूटर एक बेहद इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है जो कि आपके एग्ज़ाम में यहाँ से 10 प्रश्न पूछे जाने हैं और ये 10 मार्क्स आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। हमारी जो कंप्यूटर की क्लासेस चल रही हैं, आज की क्लास जो है वो 7th नंबर की क्लास है और इसमें हम कवर कर रहे हैं MS एक्सेल के पार्ट 3 को, जिसमें आज की क्लास में हम पढ़ेंगे MS एक्सेल में यूज़ करने वाले जितने भी इम्पॉर्टेंट शॉर्टकट की हैं इनको पढ़ने वाले हैं। और अगर MS एक्सेल से क्वेश्चन आता है तो ऐसी संभावना सबसे ज़्यादा रहती है कि MS एक्सेल के शॉर्टकट की से एक क्वेश्चन पूछा जाए। और शॉर्टकट की के साथ साथ इसी वीडियो में आज हम इसके जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं वो भी पढ़ेंगे, जहां से एक प्रश्न आने की संभावना है। तो इस तरीके से आपके 2 क्वेश्चन जो होते हैं वो काफ़ी श्योर हो जाएंगे यहाँ से। आज की क्लास को आगे बढ़ाने से पहले आपको बताना चाहेंगे कि कंप्यूटर के जो भी हैंड रिटन नोट्स होते हैं, जो मैं आपको जिन नोट्स के माध्यम से पढ़ा रहा हूँ, इनमें आपका कुछ भी छूटने वाला नहीं है। 100% आपका सिलेबस इसमें कवर है और इसमें सिलेबस के साथ साथ आपको जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम के क्वेश्चन है, वो सभी क्वेश्चन आपको इसमें मिलेंगे। आप इन सभी क्वेश्चंस को कवर करते हैं तो मैं आपको श्योर करा सकता हूं कि यहाँ से आप 10 ऑफ 10 के क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से कंप्यूटर के सॉल्व कर पाएंगे और यहाँ से 10 मार्क्स आप सिक्योर कर पाएंगे। इस नोट्स को आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं, तो इसके लिए आपको ज्वाइन करना होगा हमारा व्हाट्सएप नंबर पर। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर एक व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप मैसेज कीजिएगा, यहाँ से आपको बाकी की जानकारी मिलेगी और यहीं से आपको ये सारे हैंड रिटन नोट्स भी प्राप्त होंगे। आइए यहाँ पर शुरू करते हैं। इसके पार्ट फर्स्ट में हमने जो MS एक्सेल है उसके पार्ट फर्स्ट में और पार्ट 2 में हमने जो भी MS एक्सेल से इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं उनको कवर किया था। पार्ट फर्स्ट में हमने पढ़ा था कि MS एक्सेल क्या होता है, उसके टूल क्या होते हैं, कैसे वो काम करते हैं और क्या क्या उनके इम्पॉर्टेंट जो स्पेसिफिकेशन होते हैं वो होते हैं। पार्ट सेकंड में हमने MS एक्सेल का एक बेहद ही इम्पॉर्टेंट फीचर जो कि चार्ट है, चार्ट को कैसे बनाते हैं, कितने प्रकार के चार्ट होते हैं, क्या क्या उनके काम होते हैं और क्या क्या उनके एलिमेंट होते हैं, उनको हमने पार्ट 2 में कवर किया हुआ था। ये जो आप देख पा रहे हैं ये वीडियो जो है, वीडियो लेक्चर, ये पार्ट 3 है और पार्ट 3 में हम इम्पॉर्टेंट फैक्ट को कवर कर रहे हैं और इसके अलावा शॉर्टकट की को कवर कर रहे हैं। आप जितना भी आपको यहाँ पर बताया जा रहा है ये पूरी तरीके से आपके सिलेबस के अनुसार है। जितने भी टॉपिक आपके सिलेबस में है कंप्यूटर में, वो सारे के सारे टॉपिक हम अपने चैनल के माध्यम से, वीडियो लेक्चर के माध्यम से कवर करवा रहे हैं और मैं आपको यहाँ पर श्योर करा सकता हूँ कि आप इसको ज्वाइन करके 100 में से 100 मार्क्स ला सकते हैं। कुछ भी आपका इसमें से नहीं छूटेगा, सारे क्वेश्चन भी मैं आपको यहाँ से करवाऊँगा। तो आइए पार्ट 3 को देखते हैं। इससे पहले जो भी हमारे लेक्चर हैं वो अपलोड हो चुके हैं, उनको अगर आप देखना चाहें तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ से आप सारे लेक्चर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो MS एक्सेल का एक इम्पॉर्टेंट जो हिस्सा होता है जिस पर हम काम कर रहे होते हैं, जिस पे हमारी रिपोर्ट तैयार होती है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको या तो हम सीट कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, या तो हम सीट कहते हैं या फिर हम उसको वर्कशीट कह देते हैं या फिर उसी को हम स्प्रेड शीट भी कह देते हैं। ये तीनों जो नाम आप देख रहे हैं, तीनों के तीनों नाम जो होते हैं वो एक ही चीज़ के हैं। MS एक्सेल को मैंने आपको सारी चीज़ों को पिक्चर्स के माध्यम से, डायग्राम के माध्यम से, जो MS एक्सेल का स्क्रीनशॉट होता है उसके माध्यम से बताया था। तो जो MS एक्सेल में कुछ इस तरीके के रॉ और कॉलम होते हैं ना, तो इस पूरे के पूरे रॉ और कॉलम से बनने वाली जो रिपोर्ट होती है, जो डॉक्यूमेंट बनता है, उसी को स्प्रेडशीट कहा जाता है। अब स्प्रेडशीट क्या होता है? ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर टूल होता है जिसमें हम संख्याओं का उपयोग करके या संख्याओं के समूह का उपयोग करके कैलकुलेट कर सकते हैं। अपनी रिपोर्ट के जो भी डेटा है उसको कैलकुलेट किया जा सकता है। उसमें मैनिपुलेट कर सकते हैं। मैनिपुलेट का मतलब कि हम अपने डेटा को उसमें जो है उसमें किसी भी तरीके का परिवर्तन करना है, कैसी भी रिपोर्ट तैयार करनी है, तो ये काम भी हम स्प्रेडशीट में कर सकते हैं। या फिर हम अपने डेटा को एनालाइज करना चाहते हैं। एनालाइज करने का मतलब कि किसी चीज़ को कंपेयर करना, जैसे कि कोई कंपनी है, उसमें जो भी काम हो रहा है, जो भी उत्पादन हो रहा है या जो भी वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, तो उसकी अगर हमें रिपोर्ट रखनी है कि कितना मैन्युफैक्चरिंग हुई, कितना उसमें सेल हो गया, कितना उसमें से बच गया, तो ये सारी चीज़ें हम जो भी तैयार करते हैं वो MS एक्सेल पर इस तरीके की रिपोर्टों को तैयार करते हैं। तो ये क्या होता है, हमारा सारा का सारा काम स्प्रेड शीट में होता है। इसके अलावा
जो हमने आपको स्प्रेडशीट दिखाई हुई थी, इस तरीके से आपने देखी होगी, ठीक है। उस स्प्रेडशीट में क्या होता है कि ऐसे रॉ और कॉलम होते हैं। तो जो इस तरीके से आपको यहाँ पर देख रहे हैं, इनको कहा जाता है पंक्ति, यानी कि इनको लाइन कहा जाता है, जो इस डायरेक्शन की ओर आपको दिखा रही हैं। और जो नीचे की ओर होते हैं, जैसे कि ये पूरा का पूरा हो गया, इसको क्या कहेंगे हम, कॉलम कहते हैं। तो इस तरीके से रॉ और कॉलम के इंटरसेक्शन से जो बनता है उसको सेल कहते हैं। यानी कि रॉ और कॉलम के इंटरसेक्शन का मतलब क्या हुआ कि इस तरीके से आपकी पंक्ति बन गई और फिर ये आपका ऐसा कॉलम बन गया। तो इसका इंटरसेक्शन कहाँ पर हुआ, इसका इंटरसेक्शन हो रहा है कुछ छोटे छोटे हिस्सों पर। यहाँ पर हो गया, जैसे यहाँ पर हो गया, जैसे यहाँ पर हो गया। तो जो छोटा सा छोटा आपको एक बॉक्स दिख रहा है, जो आपको यहाँ पर एक रेक्टेंगुलर टाइप की शेप दिख रही है, जो आयत दिख रहा है, उसी को हम क्या कहते हैं, सेल कहते हैं, ठीक है। तो ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे सेल होते हैं जिनको हम अपने हिसाब से बड़ा करना चाहें तो कर सकते हैं, छोटा करना चाहें तो कर सकते हैं, और जैसे भी करना चाहें काम उस पर हम कर सकते हैं। तो ये हमारे क्या होते हैं, छोटे छोटे सेल होते हैं। और सेल कैसे बनते हैं, कॉलम और लाइंस के इंटरसेक्शन से सेल बनते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आपको क्लियर हुआ होगा। सेल एक प्रकार का कंटेनर होता है जो संख्याओं और फॉर्मूले या टेक्स्ट को होल्ड करके रखता है। यानी कि हम वर्कशीट में जो भी काम करते हैं, जैसे कि यहाँ पर हमारी वर्कशीट है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये हमारी वर्कशीट है। तो आइए एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले मैं आपको स्प्रेडशीट बताऊं तो स्प्रेडशीट कितनी हो गई, ये इतनी हो गई स्प्रेडशीट। जितने में आपको छोटे छोटे बॉक्स दिख रहे हैं और जहाँ तक ये बॉक्स दिख रहे हैं वो सारी की सारी क्या है, स्प्रेडशीट है। इसके बाद अगर मैं यहाँ पर आपको सेल की बात करूँ तो सेल आप देख रहे हैं ना, छोटे छोटे बॉक्स दिख रहे होंगे आपको। तो ये क्या होते हैं, सेल होते हैं। और ये कैसे तैयार होते हैं, ये आपकी पंक्ति हो गई इतनी और ये आपके कॉलम हो गए, तो इनके इंटरसेक्शन से सेल तैयार होते हैं। अब जो भी हम डेटा रख रहे होते हैं, जो भी रिपोर्ट है, जो भी फॉर्मूला हमें रखना होता है, तो ये हम किस में रखते हैं, ये अपने सेल्स में रखते हैं। ये छोटे छोटे बॉक्स है ना, इसमें सेल में रखते हैं। तो इस तरीके से ये जो है सेल का काम होता है कि डेटा को, या जो डेटा में जो रिपोर्ट है, या जो संख्याएं हैं, या जो टेक्स्ट हैं, या जो फॉर्मूले हैं, उसको होल्ड करके रखते हैं। होल्ड करने का मतलब कि उसको अपने अंदर संभाल कर रखते हैं। तो इस तरीके से ये वाला पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा आपको। अब जो सेल होते हैं, जैसे एक हुआ तो उसको हमने सेल बोल दिया, बहुत सारे हो गए तो वो सेलों का समूह हो गया। तो आपने देखा कि जो सेल हैं वो बहुत सारे सेल मिल करके क्या बना देते हैं, एक स्प्रेडशीट बना देते हैं, जिसको स्प्रेडशीट को ही हम सीट भी कह देते हैं और इसी को हम वर्कशीट भी कह देते हैं। ये जो तीनों चीज़ें हैं, ये तीनों चीज़ें एक ही है, और यानी कि या जो तीन है वो एक ही नाम है इनका, एक ही वस्तु का तीन तरीके से नाम यहाँ पर बताया हुआ है। तो सेलों का जो समूह होता है वो स्प्रेडशीट होता है। एग्जाम में आ जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, तो बिल्कुल इनको इग्नोर मत कीजिएगा, सारी चीज़ें समझिएगा, तो आपको कुछ भी रटने की आवश्यकता नहीं होगी। जैसे वहाँ पर क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन हो गया कि MS एक्सेल में जो सेल का समूह होता है उसको क्या कहा जाता है। फिर आपके पास ऑप्शन दे दिए कि सीट कहा जाएगा, वर्कशीट कहा जाएगा, या स्प्रेडशीट कहा जाएगा, या कुछ और वहाँ पर ऑप्शन दे दिया कि इनमें से कोई नहीं। तो आपको इन तीनों के अनुसार आंसर करना होगा, क्योंकि इन तीनों का एक ही नाम होता है। और वर्कशीट के अंदर जो आप सारणी बनाते हैं, जो टेबल बनाते हैं, जो आप टेबल के अंदर सूचनाएं रखते हैं, वो पंक्ति और कॉलम को प्रदर्शित करती हैं। इन चीज़ों को मैंने आपको थ्योरी में भी बताया कि पंक्ति क्या होती है, कॉलम क्या होती है, और पंक्तियों को हम कैसे दर्शाते हैं, कॉलम को कैसे दर्शाते हैं। तो पंक्ति को हम 1 2 3 इस तरीके से नंबर्स देते हैं, और कॉलम को हम ABCD इस तरीके से अल्फ़ाबेट देते हैं। तो इनको कन्फ्यूज नहीं होना है, ये भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि MS एक्सेल में जो पंक्ति होती है उसका निर्धारण हम कैसे करते हैं, नंबर्स से करते हैं, अल्फ़ाबेट से करते हैं। इस तरीके से ऑप्शन वाइज क्वेश्चन आ जाएंगे आपके पास। इसके अलावा वर्कबुक जो होती है वो एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें एक से अधिक वर्कशीट होती हैं। जैसे हमारी कोई रिपोर्ट तैयार हो रही है, अब एक स्प्रेडशीट थी जो, या एक वर्कशीट थी, उसमें हमारी पूरी की पूरी रिपोर्ट नहीं बनी, उससे ज़्यादा हमें वर्कशीट की आवश्यकता हुई। ये क्या चीज़ हो गई, देखो एक छोटी चीज़ है, उसको हमने कहा सेल, सेल से मिलके क्या बना हमारा, एक पूरी की पूरी वर्कशीट बन गई। और अब एक से ज़्यादा अगर वर्कशीट हैं तो उसको क्या कहा जाएगा, वर्कबुक कहा जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट भी आपको क्लियर होना चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कुछ भी मिस मत कीजिएगा। यही क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, आप देख लेना, जिस दिन आप एग्जाम देने जाएंगे यही सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। फिर आप कहेंगे कि हाँ आप सही बता रहे थे। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि बिल्कुल भी
इन चीज़ों को इग्नोर मत कीजिएगा, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको पीडीएफ में भी मिलेंगी, आप पीडीएफ कोर्स से भी जुड़ सकते हैं, तो उसके बारे में आपको जानकारी स्टार्टिंग में बताई हुई है, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी है, उससे देख सकते हैं। तो ये जो आपकी बहुत सारी स्प्रेडशीट होती हैं या बहुत सारी वर्कशीट होती हैं, अब मान लीजिएगा मैंने एक डॉक्यूमेंट बनाया और डॉक्यूमेंट में बहुत सारी हमें स्प्रेडशीट की ज़रूरत पड़ गई, 3 से 4 स्प्रेडशीट की ज़रूरत पड़ गई, तो जो 3 से 4 स्प्रेडशीट या वर्कशीट का समूह होगा ना, उसको मैं वर्कबुक कहूँगा, या उसको क्या कहा जाता है, वर्कबुक ही कहा जाता है, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आपका क्लियर हो गया। इसके अलावा आप अभी अभी आपको बताया था कि जो लाइंस होती हैं, लाइंस क्या होती हैं, इस तरीके से होती हैं कि जो इस तरफ जाती हैं, यानी कि आपके जो बाएं सिरे से दाएं की ओर जा रही हैं ना, उनको हम लाइन कहते हैं। तो लाइन को हम कैसे दर्शाते हैं, लाइन को हम 1 2 3 इस तरीके से दर्शाते हैं, 1 हो गई, 2 हो गई, 3 हो गई। तो लाइन को हम नंबर से डिनोट करते हैं, ये आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर कि लाइन को 1 2 3 4 5 जितनी भी लाइनें होंगी उनको हम नंबर से डिनोट करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको ध्यान रखिएगा। इसके अलावा कॉलम जो होते हैं, कॉलम क्या होते हैं, वो अगर आप किसी भी स्प्रेडशीट में ऊपर से नीचे की ओर आ रहे हैं ना, जैसे ऊपर से नीचे का क्या मतलब हुआ कि ये हमारी स्प्रेडशीट या वर्कशीट हो गई। अब इसमें क्या कर रहे हैं हम कि ऊपर से नीचे की ओर आ रहे हैं, यहाँ पर आ रहे हैं, तो इसको कैसे दर्शाएंगे, ए कॉलम, ये बी कॉलम, ये सी कॉलम। तो ये ए कॉलम का पूरा डेटा हो जाएगा, ये बी कॉलम का हो जाएगा, ये सी कॉलम का। इस तरीके से जो हम कॉलम होते हैं ना, उनको अल्फ़ाबेट ए बी सी इस तरीके से उनको डिनोट कहते हैं, इस तरीके से उनको पहचान दी जाती है। तो ये पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा सेल पॉइंट जो होता है वो एक सेल की बाउंड्री होती है, जो कि ये बताती है कि करंट टाइम में कौन सा सेल एक्टिव है। अब इस चीज़ को समझिएगा कि सेल पॉइंट क्या है और सेल एक्टिव सेल क्या कहलाता है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये हमारी वर्कशीट हो गई, वर्कशीट में बहुत सारे सेल हैं। अब जैसे मान लीजिएगा मैंने इस सेल पर क्लिक किया माउस के माध्यम से, अपने जो ए और पहली जो लाइन है फर्स्ट वाली लाइन में, और फर्स्ट कॉलम में ए पॉइंट पर मैंने, ए पॉइंट के जस्ट नीचे देख रहे हैं आप, वहाँ पर मैंने क्लिक कर दिया। अब यहाँ पर जैसे ही क्लिक किया तो ये ब्लिंक करेगा। आप कभी देखना अपने कंप्यूटर में जहाँ पर भी एक्सेल चला रहे हैं तो उसमें क्या होगा, ये थोड़ा सा ब्लिंक करेगा। ब्लिंक करेंगे का मतलब कि हल्का हल्का ब्लिंक, थोड़ी से डिप डिप टाइप की इस तरीके से चीज़ें होंगी, तो उसको क्या कहते हैं, एक्टिव सेल कहते हैं। अब एक्टिव सेल का मतलब क्या हुआ कि इस पे अगर हम कोई काम करना चाहते हैं, जैसे मुझे कोई डेटा यहाँ पर रखना है, तो सबसे पहले सेल को एक्टिव करना होगा कि भाई आपको कौन से सेल में डेटा रखना है, अपना अपना इस सेल में रखना है कि इस सेल में रखना है। जिस सेल में भी डेटा रखना है तो उसको हमें एक्टिव करना होता है, और एक्टिव करने के लिए उस पर्टिकुलर सेल पर हमें क्लिक करना होता है माउस के माध्यम से। तो उस पर हम क्लिक करेंगे तो वो ब्लिंक करेगा, ब्लिंक करेगा, उससे हमें पता चल जाएगा कि ये एक्टिव सेल हो गया है। अब इसमें मैं अपना डेटा रख सकता हूँ, कुछ भी मुझे टाइप करना है, कुछ भी टेक्स्ट रखना है, कुछ भी नंबर रखने हैं, कोई भी फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो ये मैं अपने एक्टिव सेल में कर सकता हूँ। तो आपको ये चीज़ भी समझ आ गई होगी कि एक्टिव सेल क्या होता है। और यहाँ पर जो बाउंड्री है, बाउंड्री का मतलब वही है कि ये ब्लिंक करता है। ये देख रहे हैं ना, हल्का हल्का यहाँ पर डार्क बना हुआ है, तो ये ब्लिंक कर रहा है। तो इस तरीके से सेल पॉइंट जो है एक सेल की बाउंड्री कहलाती है, जो कि एक्टिव सेल के अंतर्गत आती है। ये पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा आपको। अब यहाँ पर फॉर्मूला देखते हैं। देखिए फॉर्मूला क्या चीज़ होती है, जैसे मान लीजिएगा मेरा ये पूरा का पूरा वर्कशीट है यहाँ पर। अब मुझे क्या करना है कि यहाँ पर मैंने कॉलम्स में अपना एक डेटा रख दिया है, ठीक है। और इस डेटा में क्या करना है, बहुत सारे डेटा है, इनको जोड़ना है, जोड़ना है यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर। तो मैं पर्टिकुलर सेल में जा करके तो जोड़ूंगा नहीं, एक एक करके जोड़ूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा ऐसे। तो मैं क्या करूँगा कि एक कॉलम के अंतर्गत सेल को सेलेक्ट करूँगा, उसमें अपना एक फार्मूला लिखूँगा। जो फार्मूला होते हैं एमएक्स एक्सेल के, वो अपने अपने फार्मूला होते हैं। जैसे किसी चीज़ को आपको जोड़ना है, किसी भी संख्याओं को जोड़ना है, तो उसके लिए आपको सम फार्मूला लगाना होगा। किसी भी चीज़ को घटाना है तो उसके लिए आपको सबट्रैक्ट लगाना होगा। इतना हाई लेवल पर आपको जाना नहीं है, जितनी आपकी ज़रूरत है मैं उतनी चीज़ें आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। ज़्यादा हाई लेवल हो जाएगा फिर तो फार्मूला आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, पर यहाँ पर समझना है कि फार्मूला क्या चीज़ होती है। तो क्या करते हैं कि जैसे कोई भी, मैं अपने ऑफिस में जैसे रिपोर्ट तैयार करता हूँ, तो वहाँ पर मुझे कोई रिपोर्ट तैयार करनी है तो मैं फार्मूला वहाँ पर अप्लाई करता हूँ अपने किसी भी एक्टिव सेल में, और उस पूरे के पूरे एक्टिव सेल के माध्यम से अपने माउस के माध्यम से इस पूरी की पूरे कॉलम को ही सेलेक्ट कर लेता हूँ। और उससे सेलेक्ट करके बाद जैसे ही मैं उस पर एंटर करता हूँ तो सारे कॉलम के अंतर्गत आने वाले जितने भी सेल हैं उन सभी का जो भी डेटा है वो अपने आप जुड़ के मुझे नीचे आ जाएगा, नीचे वाले सेल में डेटा प्रदर्शित हो जाएगा। तो ये कितना आसान काम हो गया ना,
कि यही करता है, अदरवाइज आपको मैन्युअली करना होगा, सारी चीज़ों को जोड़ना हो, तो इससे बेहतर यही है कि आप फॉर्मूला लगा दीजिए। तो MS एक्सेल एक बहुत ही बढ़िया चीज़ है, ये ऑफिस में बहुत ज़रूरी होता है, इसके बिना काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है, एक प्रकार का समीकरण होता है जिसका यूज़ करके आप किसी भी सेल की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। और कोई भी फॉर्मूला जब आप लिखते हैं, कोई भी, जैसे मुझे फॉर्मूला लिखना है, सम फॉर्मूला, जोड़ने का फॉर्मूला लिखना है, तो उससे पहले क्या करना पड़ता है, एक बराबर का साइन लगाना होता है आपको इस तरीके से। जैसे आप बराबर का साइन लगाएंगे, फिर आप सम लिखेंगे, उसके बाद आपको कॉलम का एड्रेस देना होगा। उतना ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको यहाँ पर सिर्फ समझा रहा हूँ। उसके बाद आपको अपने सेल का एड्रेस देना होगा और वो सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करके जोड़ देगा वहाँ पर। तो ये क्या है, सिर्फ इतना समझना है आपको कि जब हम कोई भी फॉर्मूला लिखते हैं, कोई भी फॉर्मूला हमें अप्लाई करना होता है, तो उसका खुद का एक समीकरण बनाना होता है जो कि पहले से टूल बार में भी उपस्थित होता है। और इसके लिए आपको फॉर्मूला लिखने से पहले बराबर साइन लगाना पड़ता है। ये कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, ये एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि बताइए, जब हम MS एक्सेल में अपना कोई भी फॉर्मूला लिखते हैं तो उससे पहले कौन से साइन का या फिर कौन से चिन्ह का उपयोग करना होता है। आपके पास ऑप्शन है कि बराबर का चिन्ह यूज करना होता है, ग्रेटर देन का, लेस देन का करना होता है, डॉलर का करना, इस तरीके से क्वेश्चन बन के आते हैं यहाँ से एग्जाम में। तो आपको ध्यान रखना है कि कोई भी फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले हम बराबर वाला साइन यूज करते हैं। ठीक है, इसके बाद सेल एड्रेस पंक्ति और कॉलम के अक्षर और संख्याओं के इंटरसेक्शन को दर्शाता है। यानी कि जैसे अब बहुत सारे सेल होते हैं, जैसे मैंने आपको दिखाए हैं, ऐसे बहुत सारे सेल हैं। अब यहाँ पर सेल तो बहुत सारे हो गए, अब पर्टिकुलर सेल पे जाने के लिए आपके पास पर्टिकुलर एड्रेस भी तो होना चाहिए। जैसे कोई कहीं पर रह रहा है, बहुत सारी, एक बड़ी बिल्डिंग में रह रहा है कोई, और वहाँ पर बहुत सारे अपार्टमेंट हैं, बहुत सारे फ्लैट हैं, तो क्या करना होगा, उसके लिए एक पर्टिकुलर अपार्टमेंट में जाने के लिए, पर्टिकुलर फ्लैट में जाने के लिए आपके पास एक एड्रेस तो होना चाहिए ना। ठीक वैसे ही यहाँ पर बहुत सारे सेल होते हैं, तो उनका एक एड्रेस होता है। जैसे कोई सेल है यहाँ पर, मान लीजिएगा मैंने यहाँ पर एक और सेल इस तरीके से बना देता हूँ, और इसके लिए आपको कॉलम कौन से हो गए, ये वाले कॉलम हो गए। अभी बता दिया, इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है कि कॉलम क्या होता है, पंक्ति क्या होती है, और ये क्वेश्चन भी आते हैं एग्जाम में। आपको यहाँ पर अगर समझ में आ जाती हैं सारी चीज़ें, आप समझ लेते हैं, तो कोई रटने की आवश्यकता नहीं है। ये पूरी तरीके से प्रैक्टिकल नॉलेज है आपका, और यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। सारी चीज़ें आप समझ समझ के 10 में से 10 नंबर ले सकते हैं। इसीलिए मैं आपको यहाँ पर श्योर करा रहा हूँ कि ये सब बहुत आसान चीज़ें हैं, कुछ भी टेक्निकल नहीं है। यहाँ पर आपको यहीं पे मैं सब कुछ सिखा दूंगा, बस आप स्टार्टिंग से लेके एंड तक बने रहिए। तो देखिए, मैंने आपको कॉलम बताया हुआ है कि कॉलम क्या है, ये कॉलम हो गया। ठीक है, बाद आपकी फिर यहाँ पर पंक्ति क्या हो गई, पंक्ति ये हो गई। तो पंक्ति यहाँ से लेकर यहाँ तक होती है और कॉलम यहाँ से लेकर यहाँ तक होता है। अब जैसे किसी पर्टिकुलर सेल की बात करूँ मैं, यहाँ पर ये आपके पास A B, यहाँ पर लिख नहीं पा रहा हूँ मैं, चलिए अब समझ लीजिएगा कि ये C है। ठीक है, तो मैंने अगर इस सेल की बात करनी है, मुझे इस सेल की बात करनी है, इस सेल का एड्रेस देखना है, तो मैं कैसे देखूंगा कि ये भाई जो है C कॉलम में है और 5 लाइन में है, यानी कि 5वीं पंक्ति में है, और इसका कॉलम जो है वो C है। तो इस तरीके से इस वाले पर्टिकुलर वाले एड्रेस, जो इस सेल का एड्रेस क्या हो गया, C5 हो गया। ठीक है, अब ये चीज़ आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, आप समझ गए होंगे कि मैं यहाँ पर आपको क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, इसी तरीके से मैं आपसे कहूँ कि यहाँ पर आप बताइएगा कि जो ये वाला सेल है, ये कौन सा एड्रेस है। तो ये है आपका B3, समझ रहे हैं ना आप, एक्चुअली में B3, हाँ ये आपका B3 हो जाएगा कि यहाँ पर जो कॉलम है वो B है और 3 जो है वो इसकी पंक्ति है। बस यही चीज़ आपको इस वाले पॉइंट में बताने की कोशिश की गई है कि सेल जो एड्रेस होता है वो पंक्ति और कॉलम के अक्षर और संख्याओं के इंटरसेक्शन को दर्शाता है। जैसे C5 का अर्थ क्या हो गया कि कॉलम जो है वो C है और पंक्ति जो है वो 5 है। ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, कैसे आता है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा भी गया है। जैसे आपके पास क्वेश्चन आ गया कि C5 जो है उसका एड्रेस बताइए, और आपके पास ऑप्शन दे दिया कि ये कॉलम C है, पंक्ति 5 है। इसी को और बदल के दूसरे ऑप्शन में कह दिया कि ये कॉलम जो है वो 5 है, पंक्ति C है, और आप कंफ्यूज हो गए तो फिर गलत कर देंगे। पर आपको समझ के रखना है कि जो पंक्ति होती हैं वो ऐसी चलती हैं आपकी, कैसे चलती हैं, वो इस तरीके से दाएं से बाएं की ओर चलती हैं। कॉलम जो होते हैं वो ऊपर से नीचे की ओर चलते हैं। फिर इसके बाद जिस भी कॉलम पंक्ति की बात करें तो सबसे पहले हम कॉलम लिखते हैं, उसके बाद पंक्ति का जो एड्रेस होता है वो लिखना पड़ता है, और इस तरीके से हमारा पूरा सेल का एड्रेस बन जाता है। तो आप समझ गए होंगे ये चीज़, ये यहाँ पर मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आई थॉट आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट है कि एक्सेल में जो आप सीट उत्पन्न करते हैं, कोई वर्कबुक होती है, तो उसमें अगर वाई डिफ़ॉल्ट की बात करें तो वाई डिफ़ॉल्ट में कितनी वर्कशीट होंगी।
बाई डिफ़ॉल्ट का मतलब क्या हो गया कि बाई डिफ़ॉल्ट एक ऐसी चीज़ होती है जो आपने खुद से नहीं बनाई है, यानी कि खुद से आप इसे मैनिपुलेट नहीं कर रहे हैं, मैन्युअली नहीं कर रहे हैं, पर ऑटोमेटिक की बात करूं, जैसे कुछ भी चीज़ ऑटोमेटिक हो गई तो उसको बाई डिफ़ॉल्ट कह दिया जाता है। ठीक वैसे ही बाई डिफ़ॉल्ट का मतलब ये है कि एक्सेल में आप अगर वर्कबुक की बात करें, बाई डिफ़ॉल्ट वाली वर्कबुक की बात करें, तो उसमें कम से कम 3 सीट होती हैं, उसके अलावा आप उसमें बढ़ा सकते हैं। इस चीज़ को समझते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे मेरी ये एक क्या हो गई, वर्कबुक ओपन हो गई, तो इसमें आप नीचे की ओर देख रहे होंगे, यहाँ पर आपको सीट 1, सीट 2, सीट 3 लिखे हुए हैं। ये देख रहे हैं ना आप, और जूम करके दिखाते हैं आपको, ये देख रहे हैं ना। जैसे ये एक सीट 1 हो गई, फिर सीट 2 पर क्लिक करेंगे तो ऐसे ही सीट 2 खुल जाएगी, और सीट 3 पर क्लिक करेंगे तो ऐसे ही सीट 3 खुल जाएगी। तो ये तीनों सीटें बन के आपकी बाई डिफ़ॉल्ट होती हैं। ये ऑटोमेटिक जो होती हैं कम से कम 3 होती हैं। इसके अलावा आप बढ़ाना चाहें तो यहाँ पर क्लिक करके उसको बढ़ा सकते हैं कि आपको और ज़्यादा सीट की ज़रूरत है। तो ये 3 सीट मिल करके वर्कबुक बनाती हैं, और जिसको हम बाई डिफ़ॉल्ट कहते हैं। अब आपको पॉइंट समझ आ गया? समझ आ गया तो जल्दी से इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। इसके बाद इसमें नेक्स्ट पॉइंट आपको बता रहा हूँ कि सेल जो है, एक्टिव सेल वो सेल होता है जिस पे आप काम कर रहे हैं। वही चीज़ हो गई जो आपका सेल जो है जिस पे आप माउस से क्लिक करते हैं तो वो ब्लिंक करता है, ब्लिंक करता है तो वो एक्टिव सेल में आ जाता है, और फिर उस पर आप काम कर सकते हैं। MS एक्सेल का जो फाइल का फॉर्मेट होता है ना, वो क्या होता है, या फॉर्मेट, या फिर मैं इसकी बात एक्सटेंशन की बात करूँ तो वो होता है .xls। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको तो याद रखना ही रखना होगा आपको। ये बहुत बार एग्जाम में आता है क्वेश्चन, और इसकी 90% संभावना है आने की, तो इसको मत भूलिएगा। अब ये एक्सटेंशन क्या होता है, जैसे आपके मोबाइल में बहुत सारी PDF होती हैं, बहुत सारी इमेजेस होती हैं, तो उनका खुद का एक एक्सटेंशन होता है जिससे ये पता चलता है कि ये जो फाइल है ये पर्टिकुलर क्या है इसके अंदर। जैसे मैं PDF की बात करूं तो PDF जो होती है फाइल, उसका एक्सटेंशन होता है PDF ही होता है, तो उससे आपको पता चलता है कि ये PDF है, और ये PDF जो सॉफ्टवेयर होते हैं उसी में ओपन होगी। ठीक वैसे ही आपके पास अगर कोई इमेज है तो उसकी जो है JPG, इस तरीके से JPG, इस तरीके से एक एक्सटेंशन होता है जो कि इमेज का एक्सटेंशन होता है, जो ये बताता है कि ये इमेज है। ठीक वैसे ही अगर मैं MS एक्सेल के फाइल फॉर्मेट की बात करूं तो उसका एक्सटेंशन भी क्या होगा, .xls। इसको ध्यान रखिएगा, XLS, ये 3 वर्ड होते हैं, इसके अलावा इसमें कोई वर्ड नहीं होता है। तो इस तरीके से अलग अलग कन्फ्यूजन करने के लिए इसमें क्या करते हैं वो लोग, XLS कर देंगे, .XLY कर देंगे, इस तरीके से डिफरेंट टाइप के कर देंगे आपके पास ऑप्शन, पर आपको ध्यान यही रखना है और टिक भी यही करना है। इसके अलावा इलस्ट्रेशन ग्रुप के द्वारा आप पिक्चर्स, क्लिप आर्ट, शेप और स्मार्ट आर्ट इंसर्ट कराते हैं। यानी कि आप अपनी रिपोर्ट जब तैयार कर रहे हो तो उसमें आप कोई पिक्चर डालना चाहते हैं, कोई क्लिप आर्ट डालना चाहते हैं, कुछ भी आप ऐसी कोई क्रिएटिविटी करना चाहते हैं, कोई थीम डालना चाहते हैं, जो भी आपकी रिपोर्ट के ज़रूरत के अनुसार आवश्यक है, तो उसको आप कर सकते हैं, जो कि इलस्ट्रेशन ग्रुप के माध्यम से। और इंसर्ट एक अलग टैब होता है, ठीक है, मैं आपको इंसर्ट टैब के बारे में बता चुका हूँ, MS वर्ड में भी बता चुका हूँ, MS एक्सेल में भी बता चुका हूँ। तो उस इंसर्ट टैब के माध्यम से ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। इसके बाद जो डॉलर का साइन होता है ना, उसमें आप किसी भी सेल के लोकेशन को एक फिक्स पोजीशन पर लॉक कर सकते हैं। यानी कि आपको जैसे कोई आपने सेल बना दिया, और जो सेल है उसकी लोकेशन को अगर आप फिक्स करना चाहते हैं तो फिर उसके लिए आपको डॉलर चिन्ह के द्वारा करना होगा, और ये इसके माध्यम से आप किसी भी जो सेल है उसकी लोकेशन को फिक्स पोजीशन पर लॉक कर सकते हैं। ये पॉइंट भी याद रखना होगा, ठीक है, ये सारे पॉइंट ही इंपॉर्टेंट हैं। इसके अलावा आपका स्टैक्ड बार कॉलम होता है, किसी भी अद्वितीय वस्तु का सभी वस्तुओं से संबंध को बताता है, ठीक है। ये स्टैक्ड बार कॉलम के माध्यम से किसी भी जो आपके पास एलिमेंट है उसको अन्य एलिमेंटों के माध्यम से संबंध को बताता है। तो ये चीज़ हो गई आपकी। इसके अलावा जो स्कैटर होता है, स्कैटर वैल्यू के पेयर की तुलना करना है। स्कैटर जो है वो वैल्यू के जो पेयर्स होते हैं, जो युग्म होते हैं, उनकी तुलना करने के लिए स्कैटर की ज़रूरत होती है, ठीक है। इसके अलावा चार्ट विजार्ड का प्रयोग MS एक्सेल में चार्ट बनाने के लिए करते हैं। जो चार्ट आपको कल पढ़ाए थे ना कि बहुत सारे 6 टाइप के चार्ट होते हैं, कौन कौन से चार्ट होते हैं, वो सारी चीज़ें, तो ये चार्ट विजार्ड जो होता है इसके माध्यम से आप ये चार्ट बना पाते हैं। इसके अलावा एम्बेडेड चार्ट एक प्रकार का चार्ट होता है जो पहले से बनी हुई सीट पर खींचा जाता है। यानी कि अगर ये क्वेश्चन आ जाए आपके पास एग्जाम में कि पहले से बनी हुई सीट पर किस प्रकार का चार्ट आप खींच सकते हैं, तो उसके लिए आपका एम्बेडेड चार्ट ऑप्शन जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट होगा। सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, सारे पॉइंटों को मैंने अलग से बहुत अच्छी तरीके से लिखा है, ताकि ये बहुत इंपॉर्टेंट रहे, आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहे, रिवीजन में भी आपको आसानी हो, ठीक है। तो एक हिसाब से ये आपके लिए मक्खन निकाल के रखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं MS एक्सेल की जो इम्पोर्टेंट शॉर्टकट की है। जब हम काम कर रहे होते हैं तो हमें कुछ शॉर्टकट की ज़रूरत होती है जिसकी मदद से हम अपने काम को
कम समय में आसानी से कर पाते हैं। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा जो शॉर्टकट की नहीं होती हैं, कुछ इंपॉर्टेंट हैं वो मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, और कुछ जो शॉर्टकट की होती हैं वो MS वर्ड में जो आपको बताई थी ना, वही कॉमन होती हैं इसमें भी, ठीक है। तो उन शॉर्टकट की को मैंने जो MS वर्ड में पहले से पढ़ा चुका हूँ उसको मैंने यहाँ पर अलग से नहीं लिखा हुआ है, तो उसके लिए MS वर्ड की शॉर्टकट की भी आपको पढ़नी होगी। एक्चुअली पढ़ना तो आपको जितना भी आपको यहाँ पर बताया जा रहा है वो सारा पढ़ना होगा, तभी आप 10 ऑफ 10 मार्क को यहाँ पर कवर कर सकते हैं। और बहुत आसान है, क्योंकि एक बार आप समझ लेंगे तो फिर दिक्कत नहीं होगी इसमें। चलिए यहाँ पर शॉर्टकट की को देखते हैं। तो शॉर्टकट की में अगर मैं बात करूं F2 की, तो F2 की जो यूज़ है वो क्या करने के लिए है कि जैसे F2 है, अगर किसी सेल को आप एडिट करना चाहते हैं, कुछ सेल में जैसे पहले से आपकी रिपोर्ट तैयार हो गई या आप बनाते टाइम ही एडिट करना चाहते हैं कुछ भी, तो उसके लिए आप F2 जो है सेलेक्ट कीजिएगा। पहले सेल को सेलेक्ट कीजिएगा, उससे एक्टिव हो जाएगा आपका सेल, और फिर उसके बाद आप F2 करके उसमें एडिटिंग कर सकते हैं या कुछ भी इसमें बदलाव कर सकते हैं। इसके अलावा आप F5 जो होती है उस की के माध्यम से क्या कर सकते हैं कि आप विशेष सेल में जाने के लिए उस की का यूज़ कर सकते हैं। जैसे F5 आपने प्रेस किया, उसके बाद आपने सेल का एड्रेस डाल दिया। सेल का एड्रेस अभी आपको बताया ना, जैसे C5 हो गया, ये सब सेल के एड्रेस हैं। तो आपने क्या किया कि उसको F5 प्रेस किया, उसके बाद सेल का एड्रेस डाल दिया, तो आप उसी पर्टिकुलर सेल में पहुंच जाएंगे। अदरवाइज आपको ऐसे तो ढूंढने में बहुत टाइम लग जाएगा कि कौन से सेल में जाना है आपको। तो इस तरीके से आप शॉर्टकट की के माध्यम से आसान समय में जा सकते हैं। इसके अलावा F7 जो होता है उसका क्या काम होता है? F7 जो है उसका काम होता है कि आप जो डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे हैं, जो भी रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं, अगर उसकी स्पेलिंग आप चेक करना चाहते हैं तो F7 के माध्यम से कर सकते हैं। आपने पूरी रिपोर्ट तैयार कर ली, उसके बाद F7 पे आप जैसे ही प्रेस करते हैं तो आपके पास क्या होगा कि आपकी रिपोर्ट में वो सारी जो जितनी भी स्पेलिंग गलत हैं, जिनकी भी स्पेलिंग गलत है, तो उन सभी वर्ड्स के नीचे इस तरीके से एक लाइन जो है रेड कलर में नीचे आउटलाइन आ जाएगी। तो उस तरीके से आप इसे अपने जो है चेक कर सकते हैं, बदलाव भी कर सकते हैं F7 के माध्यम से। और ये F7 जो है वर्ड में भी यूज़ की जाती है, ऐसे ही इसका काम वर्ड में भी होता है। तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जो कुछ जो MS वर्ड में यूज़ की जाती हैं वो यहीं पर भी यूज़ की जाती हैं, तो वो मैंने कुछ ज़्यादा यहाँ पर लिखी नहीं है, MS एक्सेल वाली ही यहाँ पर लिखी हुई हैं। इसके अलावा आप कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जो आपका यहाँ पर कॉमा दिख रहे हैं ना, ये हाफ कॉमा होता है, ठीक है। ये क्या, सॉरी, हाफ जो है वो इस तरीके से स्टॉप होता है। तो इसका यूज़ कहाँ पे करते हैं? इसको अर्धविराम भी कहते हैं। तो इससे क्या होता है, इस पूरी की पूरी अगर इन तीनों की का यूज़ करते हैं आप एक साथ, तो इससे क्या होगा कि करंट टाइम एंटर करने के लिए आप अगर कोई जो टाइम जिस टाइम पर रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं, जैसे अभी कोई टाइम हुआ है तो उस टाइम पे आप रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं, तो इतना ही करते ही आपकी रिपोर्ट में करंट टाइम अपने आप आ जाएगा, उस रिपोर्ट में एंटर हो जाएगा। इसके अलावा कंट्रोल प्लस अगर आप सेमी कॉलम यूज़ कर रहे हैं तो ये सेमी कॉमा क्या होगा, कंट्रोल प्लस सेमी कॉमा के बाद आपके करंट टाइम एंटर करने के लिए, देखिए टाइम एंटर करना है तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमी कॉमा करना होगा, ये देखिए टाइम के लिए। और आप अगर डेट डालना चाहते हैं तो फिर उसके लिए आपको ये करना होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी चीज़ों को बिल्कुल ध्यान मिस मत कीजिएगा, ध्यान से पढ़ते जाइएगा। यहाँ से एक क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा, 100% मैं यहाँ पर श्योर करा सकता हूँ कि MS एक्सेल की शॉर्टकट की से एक क्वेश्चन आना ही आना तय है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, नेक्स्ट में है ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस F1। तो इससे क्या होगा कि नई वर्कशीट इंसर्ट करने के लिए आप कोई नई वर्कशीट जो है उसे बनाना चाहते हैं तो, या फिर उसे इंसर्ट करना चाहते हैं, तो इस जो है ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस F1 जो है इस आपको शॉर्टकट की का उपयोग करना ही करना होगा। इसके अलावा आप नेक्स्ट शॉर्टकट की में बात करें तो शिफ्ट प्लस F3, इससे क्या होगा कि एक्सेल फार्मूला विंडो खुल जाएगा। जो फार्मूला हम लगाते हैं ना अपनी रिपोर्ट तैयार करने के, कुछ जोड़ना है, घटाना है, कुछ भी भाग देना है, कुछ भी करना है, तो इससे क्या होगा शिफ्ट प्लस F3 से कि फार्मूला जो विंडो है वो ओपन हो जाएगी, फार्मूला विंडो ओपन हो जाएगी। इसके अलावा शिफ्ट प्लस F5 जो है उसका यूज़ क्या करते हैं, सर्च बॉक्स लाने के लिए या फिर खोलने के लिए। कुछ भी आपको जो है सर्च बॉक्स लाना है उसमें माध्यम से आप शिफ्ट प्लस F5 का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा कंट्रोल प्लस F10 है, तो कंट्रोल प्लस F10 का क्या होगा कि जो भी करंट टाइम में आप चुने हुए वर्कशीट है उसको मैक्सिमाइज कर सकते हैं। जो भी आपने वर्कशीट छोटी सी खोल रखी है उसको अगर आप मैक्सिमाइज़ करना चाहते हैं तो फिर आप कंट्रोल प्लस F10 का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा कंट्रोल प्लस F6 होगा, इसमें क्या होगा कि खुली हुई वर्कशीट या विंडोज़ के माध्यम से एक वर्कबुक दूसरी वर्कबुक पर जाने के लिए, अगर जैसे आपकी विंडो खुली हुई है तो आप वर्कबुक क्या बताइए आपको, बहुत सारी सीट जो होती हैं वर्कशीट उनका समूह होता है वर्कबुक। तो आप वर्कबुक में विंडो के माध्यम से एक वर्कबुक से दूसरी वर्कबुक में जाना चाहते हैं तो उससे क्या कर सकते हैं, कंट्रोल प्लस F6 का यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर कुछ और इंपॉर्टेंट की हैं, उनको भी देख लेते हैं एक एक करके, कि जैसे आप कंट्रोल प्लस पेज डाउन या फिर कंट्रोल प्लस पेज अप, ये दोनों की दोनों एक ही चीज़ें हैं।
पेज डाउन भी आपकी यूज़ कर सकते हैं या पेज अप भी यूज़ कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि एक ही एक्सेल जो है डॉक्यूमेंट के एक्सेल सीट के बीच में मूव करने लगता है। यानी कि एक ही एक्सेल डॉक्यूमेंट के डॉक्यूमेंट वर्कशीट में अगर आप मूव कराना चाहते हैं, डॉक्यूमेंट को मूव कराना चाहते हैं, तो इसके लिए आप इस वाली की का इस्तेमाल कर सकते हैं। इन दो में से कोई सी भी की का यूज़ कर सकते हैं, दोनों को याद रखना होगा। इसके बाद अगर आप कंट्रोल प्लस टैब जो है इस शॉर्टकट की का यूज़ कर सकते हैं, तो इससे क्या होगा कि दो एक्सेल फाइल हैं उनके बीच आप मूव कर सकते हैं। यानी कि किसी भी फाइल में आप जाना चाहते हैं तो कंट्रोल प्लस टैब करना होगा आपको। इसी का हम विंडो में भी यूज़ कर सकते हैं कि बहुत सारी हमारे जो सॉफ्टवेयर ओपन हो जाते हैं तो किसी एक सॉफ्टवेयर से दूसरे सॉफ्टवेयर में जाने पड़ता है, तो हम कंट्रोल प्लस टैब का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप ऑल्ट प्लस और उसके अलावा ऑल्ट प्लस के बाद आप जो इक्वल का साइन है उसका यूज़ करते हैं, तो क्या होगा कि चुने हुए सेल के सभी डेटा को जोड़ने के लिए फॉर्मूला बन जाता है कि चुने हुए सेल को अगर आप सभी डेटा को जोड़ना चाहते हैं, जैसे एक सेल है हमारा, उस सेल में बहुत सारे डेटा हैं, तो इससे आप सेलेक्ट करके इसमें ऑल्ट प्लस बराबर का साइन करते हैं तो सब सारा डेटा अपने आप जुड़ जाएगा। इसके अलावा कंट्रोल प्लस आप जो हल्का सा यहाँ पर साइन देख रहे हैं ना, ये छोटा सा ये बार होता है। जैसे आपने कुछ भी लिखा, जैसे आपने लिखा डोंट लिखा तो ऐसे बार लगा देते ना, वही बार यहाँ पर साइन की बात कर रहा हूँ। तो इस तरीके से इस वाले जो शॉर्टकट की है इसका यूज़ कहाँ पर करते हैं आप, चुने हुए सेल के डेटा को करेंटली चुने हुए सेल में इंसर्ट करने के लिए। जैसे आपने मतलब यहाँ पर समझिएगा कि बहुत सारे सेल हैं आपके, उसमें से क्या किया आपने, इस सेल में कुछ डेटा है, अब इस सेल के डेटा को आप यहाँ पर भी जो है इंसर्ट कराना चाहते हैं, यहाँ पर इंसर्ट कराना चाहते हैं, तो इसके लिए क्या करेंगे, इसको आप सेलेक्ट करेंगे, ये वाली जो की है इसका यूज़ करेंगे और यहाँ पर कर देंगे, तो ये आपका जो है जो भी यहाँ का डेटा होगा वो यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। इसके बाद कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ये जो आपका साइन है, एक छोटा सा हलंत वाला साइन है इसको बोलते हैं, तो ये क्या होगा कि कॉमा फॉर्मेट में नंबर को फॉर्मेट करने के लिए, कॉमा फॉर्मेट में नंबर फॉर्मेट करने का मतलब जैसे 1 2 3 4 इस तरीके से लिखा हुआ है, उनके बीच आप कॉमा लगाना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, इस वाली शॉर्टकट की का यूज़ करेंगे, ऑटोमेटिक सब में कॉमा लग जाएगा। उसके बाद कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डॉलर साइन, इस साइन का यूज़ कहाँ पर करते हैं आप, करेंसी फॉर्मेट में नंबर फॉर्मेट करने के लिए। करेंसी फॉर्मेट में, करेंसी फॉर्मेट का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने 10,000 लिख दिया, यानी कि अब हमारे 10,000 रुपये लिखना है, तो कैसे लिखेंगे हम, 10,000 ऐसे लिखेंगे, फिर ठीक है, तो इसमें कॉमा लगाना पड़ेगा ना हमें, तभी तो ये पता चलेगा कि 10,000, इस तरीके से इसका यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस हैज़, इसका यूज़ कहाँ पर करते हैं, डेटा फॉर्मेट में नंबर को फॉर्मेट करने के लिए। तो जो डेटा फॉर्मेट होता है उसको नंबरिंग में फॉर्मेट करना है, तो इस तरीके से हम इस शॉर्टकट की का यूज़ कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस @ इसका यूज़ कहाँ पर करते हैं, टाइम फॉर्मेट को संख्याओं में फॉर्मेट करने के लिए। जो टाइम फॉर्मेट, जैसे संख्या लिख दी, अब टाइम कैसे होता है, ऐसे बीच में साइन लगा होता है ना, तो ये क्या बन गया, आपका टाइम फॉर्मेट बन गया। तो जैसे अब कहीं पर कुछ टाइम दर्शाना है कोई रिपोर्ट के अंतर्गत, तो ऐसा आप यूज़ कर सकते हैं, उसमें पूरे के पूरे उसमें सारी चीज़ों में आ जाएगा, अलग अलग से आपको करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद कंट्रोल प्लस स्पेस का यूज़ सभी जो है कॉलम है उनको चुनने के लिए, जितने भी कॉलम आपके बने हुए हैं उन सभी कॉलम को चुनना है, तो ये वाली शॉर्टकट की यूज़ करना है। इसके अलावा अगर आप शिफ्ट प्लस स्पेस का यूज़ कर सकते हैं, तो उससे आपकी जितनी भी पंक्तियाँ हैं वो सारी की सारी पंक्तियाँ सिलेक्ट हो जाती हैं। इसके अलावा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ये जो आपका प्रतिशत का साइन है, ये प्रतिशत फॉर्मेट में नंबर को फॉर्मेट करने के लिए, जैसे किसी भी नंबर में आपको प्रतिशत लगाना है, 10%, 20%, तो क्या करेंगे आप एक में लगाएंगे, बाकी को सिलेक्ट करके ये वाली जो शॉर्टकट की है इसका यूज़ करके सारी रिपोर्ट में आप बना सकते हैं। तो ये आपकी इंपॉर्टेंट जितने भी थी वो मैंने आपको बताई हुई हैं, और ये जो क्लास होती है वो आपको फिर से बता देता हूँ, ये आपकी डेली क्लास होती है शाम को 6:30 बजे, आप देखना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कल हम करेंगे इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, अगर अभी तक आपने अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों, और इसके साथ साथ लाइक भी कीजिएगा वीडियोज़ को। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।